नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाइए। उसके बाद बेल आइकन दिखेगा, उसे दबाइए। इससे आपको वीडियो की जानकारी दोस्तों मिल जाएगी और बिल्कुल फ्री में। EMRS में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, जिसकी आखिरी तिथि है 30 अप्रैल 2021। जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया है, अभी भी कर सकते हैं। तो EMRS होता क्या है? EMRS जो है शॉर्ट फॉर्म है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स का, अर्थात एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का। आपने एकलव्य विद्यालय के बारे में ज़रूर सुना होगा। छत्तीसगढ़ में भी समय समय पर संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होते रहे हैं। अभी हाल ही में एकलव्य विद्यालय में संविदा के लिए नई भर्ती हुई है, वो संविदा भर्ती थी। और ये जो यहाँ बताया जा रहा है, ये राष्ट्रीय स्तर का विज्ञापन है भर्ती के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में, जो छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में भी हो रहा है। आपको कोई एक राज्य चुनना है, मेरिट सूची जो है वो राज्य स्तर की बनेगी। आप छत्तीसगढ़ चुनेंगे तो जो मेरिट सूची है छत्तीसगढ़ की, उसमें आपका नाम होगा अगर आपने अच्छा अंक लाया है। अर्थात मेरिट जो है राज्य स्तर पे तैयार होगा और राज्य स्तर के अंतर्गत ही आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। और ये जो पद है नियमित पद है और राष्ट्रीय स्तर का पद है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जॉब होगा। तो EMRS का मतलब यही हो गया, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जो कि राष्ट्रीय स्तर का विद्यालय है। ये विशेष तौर पे ST अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए खोला गया स्कूल है। आवासीय विद्यालय, वहीं रहते हैं और वहीं पढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं कि जो दो पद हैं मुख्य रूप से PGT और TGT, जिसमें मेजॉरिटी में लोग आवेदन करेंगे। इसके अलावा प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पर भी भर्ती हो रही है, लेकिन उनका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बहुत लोगों के पास नहीं होगा। तो फिलहाल हम PGT और TGT को देखते हैं कि परीक्षा की पद्धति क्या है और सिलेबस क्या है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा की पद्धति क्या होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अर्थात CBT, अर्थात कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे सेंटर में, वहाँ एक कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर आपको मिलेगा, कीबोर्ड रहेगा, माउस रहेगा, और वहाँ कंप्यूटर में ही आपके प्रश्न आएंगे और आपको उन प्रश्नों में अपना सही उत्तर चुनना होगा। आपको पता ही होगा रेलवे में भी इस तरह से परीक्षाएं होती हैं। और जो माध्यम होगा वो आप चुन सकते हैं, अंग्रेजी भी और हिंदी भी, मतलब जितने भी हिंदी भाषी हैं वो भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। बिल्कुल हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए है ये। हालांकि आपको अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए, ये डिजायरेबल है इस विद्यालय के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि सिलेबस क्या है दोस्तों। डिटेल सिलेबस से पहले हम यहाँ पे समरी में देख लेते हैं कि किस टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, टोटल कितने नंबर के प्रश्न होंगे, कितने नेगेटिव मार्किंग होगी। तो देख लीजिए, जो परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, अर्थात विकल्प वाले प्रश्न होंगे। आपको 4 विकल्प, जो भी जितने भी विकल्प हों, सामान्यतः 4 विकल्प होते हैं, उस तरह के प्रश्न होंगे, एक आपको चुनना होगा। और ये सब किस में होगा? आपके कंप्यूटर में। सेंटर में जाएंगे, कंप्यूटर रहेगा, वहाँ सबको अलग अलग कंप्यूटर में बैठाया जाएगा। और जनरल इंग्लिश से 10 प्रश्न आएंगे, जनरल हिंदी से 10 प्रश्न आएंगे, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर से 10 प्रश्न आएंगे, एनालिटिकल एबिलिटी से 15 प्रश्न आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 10 और कंप्यूटर लिटरेसी से 5। तो कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण है आजकल। सामान्यतः सभी एग्जाम में कंप्यूटर से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा ही जाता है, बाकायदा उसका एक खंड होता है, एक पोर्शन होता है कंप्यूटर के लिए। ये CG व्यापम में भी आपने देखा होगा। तो देख लीजिए, ये हो गया 2 पार्ट। अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं PGT का ही सिलेबस का जो है तीसरा पार्ट। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड अर्थात पेडागोजी, मतलब आपने B.Ed D.Ed में जो भी पढ़ा है उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। और उसके बाद चौथा पार्ट है जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है सब्जेक्ट नॉलेज। PGT का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए, PGT जो होते हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में, वो 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों को कहा जाता है। जैसे CG बोर्ड में किनको कहा जाता है? 9वीं से 12वीं तक को व्याख्याता, वैसे ही एकलव्य में कहा जाता है PGT। और यहाँ पे विषय आधारित शिक्षक होते हैं, जैसे गणित के शिक्षक
या गणित के पीजीटी के लिए आप दे रहे हैं तो गणित से संबंधित 80 प्रश्न आपको हल करना होगा। मतलब आपका जो 80 प्रश्न है वो गणित से ही रिलेटेड होंगे। और अगर आप जीव विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो 80 प्रश्न हैं वो जीव विज्ञान के ही होंगे। अंग्रेजी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो 80 प्रश्न हैं वो अंग्रेजी के ही होंगे। सब्जेक्ट नॉलेज मतलब सब्जेक्ट आपका जो भी है पर्टिकुलर, गणित का है तो गणित, जीव विज्ञान का है तो जीव विज्ञान, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, और इसी तरह जो भी विषय है, ठीक है। सब्जेक्ट पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न होंगे। मतलब गणित वाले के लिए गणित के 80 प्रश्न अलग होंगे, जीव विज्ञान के लिए 80 प्रश्न अलग होंगे, अंग्रेजी के लिए 80 प्रश्न अलग होंगे। इसके अलावा जो भी हैं वो सभी के लिए कॉमन होंगे। जैसे कि आपको बताया, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागॉजी, ये सभी के सभी विषय के पीजीटी कैंडिडेट के लिए समान होगा। अब कितने नंबर माइनस हो सकते हैं तो देख लीजिए, 1 नंबर एक सही आंसर के लिए मिलेगा और 0.25 नंबर एक गलत आंसर के लिए माइनस हो जाएगा। अर्थात 4 प्रश्न आप गलत करते हैं तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा, और 1 प्रश्न गलत करते हैं तो 1/4 आपका माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार टीजीटी का देख लीजिए, तो जैसे ही सीजी बोर्ड में कक्षा 6 से 8 के लिए जो शिक्षक होते हैं, उसी तरह एकलव्य में कक्षा 6 से 8 के लिए जो शिक्षक होते हैं उनका जो पद का नाम है वो होता है टीजीटी, ठीक है। टीजीटी इनका भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, अर्थात विकल्प वाले प्रश्न होंगे 180 नंबर के, समय होगा 180 मिनट। इसमें भी जनरल इंग्लिश होगा 10 नंबर का, जनरल हिंदी होगा 10 नंबर का, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स होगा 10 नंबर का, एनालिटिकल एबिलिटी होगा 15 नंबर का, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा 10 नंबर का, कंप्यूटर लिटरेसी 5, और टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागॉजी 20, सब्जेक्ट नॉलेज 100। तो यहाँ पे देखेंगे टीजीटी में जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो 100 का होगा, जबकि इसके पहले आपने पीजीटी में देखा वहाँ 80 था। तो लगभग सिलेबस वही है, सब्जेक्ट नॉलेज को छोड़ के बाकी का जो सिलेबस है सभी पीजीटी टीजीटी का लगभग सेम ही है। और यहाँ भी सब्जेक्ट मतलब 6 से 8 के लिए विषय आधारित टीचर होते हैं, गणित टीचर, अंग्रेजी टीचर, जीव विज्ञान टीचर। तो उनके जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से संबंधित 100 प्रश्न टीजीटी के पद के लिए और 80 प्रश्न पीजीटी के पद के लिए आपको तैयारी करना होगा। तो यहाँ भी 1 नंबर प्रत्येक सही आंसर के लिए और 1/4 प्रत्येक गलत आंसर के लिए माइनस होगा। अब पीजीटी और टीजीटी दोनों का डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पीजीटी एंड टीजीटी का जो बहुत सारा जो पार्ट है वो लगभग सेम है, सिर्फ जो अंतर है सब्जेक्ट का ही रहेगा। सब्जेक्ट मतलब समझ रहे हैं, गणित शिक्षक, अंग्रेजी शिक्षक, जीव विज्ञान शिक्षक और अन्य जो भी शिक्षक हैं उनको अपने सब्जेक्ट के आधार पर बहुत सारे प्रश्न हल करने होंगे। और बाकी अन्य जो हैं जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, पेडागॉजी, ये सभी के लिए पीजीटी टीजीटी के लिए सेम होगा। और इसी से संबंधित आपको आगे वीडियो और भी प्राप्त होंगे, ऑलरेडी चैनल पे हैं दोस्तों, उसको भी देखिए, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागॉजी पार्ट 3। तो इस टीचिंग एप्टीट्यूड, ये पार्ट 3 क्यों लिखा है अभी आपको जस्ट पहले बताया, पार्ट 1 पार्ट 2 और ये है पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 में आपने देखा जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, एनालिटिकल, न्यूमेरिकल, ये सब। तो पार्ट 3 में आ जाते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या टॉपिक होंगे, एक एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागॉजी के अंतर्गत नॉलेज आप NEP 2020 आएगा, अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो लॉन्च हो चुका है उससे संबंधित प्रश्न आएंगे और कई प्रश्न आएंगे। बाकायदा एक हेडिंग है, ये देख सकते हैं, पहला हेडिंग। दूसरा हेडिंग देखेंगे पेडागॉजिकल कॉन्सर्न। तो ये पेडागॉजिकल कॉन्सर्न होता क्या है, आपने D.Ed B.Ed में जितना भी पढ़ा है ना शिक्षा शास्त्र से संबंधित, वो उससे संबंधित प्रश्न बहुत सारे आएंगे और ये 20 नंबर के होंगे। तो देख सकते हैं कि ये तो पेडागॉजी के अंतर्गत सिर्फ एक टॉपिक है, अभी और अन्य टॉपिक भी हैं। तो एक है पेडागॉजिकल कॉन्सर्न मतलब शिक्षा शास्त्र से संबंधित। तो इसमें इसके अंतर्गत है करिकुलम है, ठीक है, और करिकुलम, उसके बाद प्लानिंग है, उसके बाद इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेस है, उसके बाद इवोल्यूशन है। तो पेडागॉजिकल कॉन्सर्न के अंतर्गत भी 4 टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा,
तीसरा और ये चौथा। इसके बाद फिर हेडिंग है, इस बड़े हेडिंग के अंतर्गत एक और बड़ा हेडिंग है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये भी आपने पढ़ा होगा ज़रूर D.Ed B.Ed में, समावेशी शिक्षा। अब इसके अंतर्गत भी इस बड़े हेडिंग के छोटे हेडिंग के बाद भी और छोटे छोटे हेडिंग है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी है, उसके बाद डिसएबिलिटी एज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ये भी है, और उसके बाद फिलोसफी ऑफ इंक्लूज़न है, प्रोसेस ऑफ इंक्लूज़न है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है और स्कूल रेडीनेस है। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, मुख्यतः ये विकलांग और दिव्यांग से संबंधित इसमें प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, समावेशी शिक्षा से संबंधित है। और उसके बाद उस बड़े हेडिंग के अंदर एक छोटा हेडिंग जो था वो है ये वाला, देख सकते हैं, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। इसके अंतर्गत कम्युनिकेशन है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन इन क्लासरूम, मतलब बच्चों से कैसे बात करना है, कैसे इंटरेक्शन करना है, इन सब से संबंधित प्रश्न आएंगे। ये सब पेडागॉजी के ही अंतर्गत है। अब पार्ट 4 जो कि सब्जेक्ट नॉलेज है, ये पर्टिकुलर विषय से संबंधित ही पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं पीजीटी के लिए क्या है। पीजीटी के लिए कक्षा 12वीं CBSE जो सिलेबस होता है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, और डिफ़िकल्टी लेवल जो होगा वो स्नातक स्तर का होगा। और टीजीटी के लिए 10वीं CBSE बोर्ड का जो सिलेबस होता है वहाँ से पूछा जाएगा, और 12वीं लेवल का होगा टीजीटी के लिए। तो देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी में एक और अंतर यह है कि पीजीटी में इंटरव्यू भी होगा, पर्सनालिटी टेस्ट भी होगा, लेकिन टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होगा। आपको परीक्षा दिलाना है, अच्छा नंबर लाना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा टीजीटी में। तो ये रहा सिलेबस, आगे भी वीडियो आएंगे इस पेडागॉजी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, इस सब से संबंधित। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद।